हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास में हॉर्नबिल में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल। नैथाली ट्रॉबरे के द्वारा रचित है, उन्होंने इसे लिखा है। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर को हम कई प्रकार की जो आपकी ड्राइंग्स हैं, चित्रकार पेंटिंग्स के तौर पर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि इसमें इस तरीके से इसको बांटा नहीं गया है। लेकिन फिर भी जैसे कि पहले पार्ट में हम देखेंगे कि जो चीनी चित्रकार होते थे एंशियंट, उनकी चित्रकला में और जो यूरोपियन होते हैं उनके में किस प्रकार से हम उसके डिफरेंस को देखेंगे। दूसरे में हम शेंशुई के बारे में जानेंगे। ये भी एक प्रकार की जो अवधारणा है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से उस टाइम में चित्रित किया जाता था। चित्रकार जो अपनी रचनाएं होते थे उनको चित्रित करते थे। इसके साथ थर्ड पार्ट में हम जानेंगे नेपचंद के बारे में, जिन्होंने एक तरीके की इनबॉर्न क्वालिटी थी कि उन्होंने जिस प्रकार से एक दुर्लभ फॉर्म में रॉक गार्डन बनाया चंडीगढ़ का, शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने देखा भी हुआ हो कि एक इस प्रकार के कलाकार रहे हैं जो कि उन्होंने किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं ली थी, फिर भी उन्होंने वो रॉक गार्डन तैयार किया। तो चलिए पढ़ते हैं कि क्या क्या इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। ए वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू दुआजी हु लिव्ड इन द 8th सेंचुरी। एक बहुत ही अद्भुत पुरानी कहानी बताई जाती है जो चित्रकार हैं वू दुआजी के बारे में, who lived in the 8th century, जो कि 8वीं जो सदी है उसमें रहते थे। His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzong to decorate a palace wall। उनकी जो लास्ट पेंटिंग थी वो एक लैंडस्केप था जो कि टैंग एम्परर ज़ुआनज़ोंग ने उन्हें बनाने के लिए कहा था। टू डेकोरेट ए पैलेस वॉल, उनके महल की जो दीवार है उसकी सज्जा करने के लिए, उसे सजाने के लिए। तो लैंडस्केप कह देते हैं एक तरीके की धरातल को बनाने को, जिसमें कि पेड़ हो, पर्वत हो, नदियां हो, पहाड़ हो, तो ये सारी चीज़ें जिसमें दिखाई जाती हैं उसे लैंडस्केप कहा जाता है। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड ए स्क्रीन, तो जो मास्टर था उसे बनाने वाला था, उसने अपनी जो भी काम किया था एक स्क्रीन के पीछे छुपा कर उसको रख दिया। सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, ताकि सिर्फ और सिर्फ जो राजा है वो इसे देख सके। For a long while the emperor admired the wonderful scene, तो जो राजा है उसने इस अद्भुत दृश्य की, जो उसने देखा उस लैंडस्केप में, उसकी तारीफ की। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, जिसमें क्या क्या बताया जा रहा था, जंगल दिखाए गए थे, हाई माउंटेन्स दिखाए गए थे, ऊंचे ऊंचे पर्वत, वाटरफॉल्स यानी जलप्रपात झरने, क्लाउड फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, और उड़ते हुए, फ्लोट करना तैरना कहते हैं, तो उड़ते हुए बादल जो हैं वो तैर रहे थे कि इमेंस स्काई में, बहुत विस्तृत जो आकाश है उसमें। मैन ऑन हिली पाथ्स, आदमी दिखाए गए थे इस लैंडस्केप में जो कि पहाड़ी रास्तों पर थे। बर्ड्स इन फ्लाइट, और जो बर्ड्स थे वो उड़ान भर रहे थे। लुक सायर सेड द पेंटर, श्रीमान जी से देखिए, पेंटर ने कहा, इन दिस केव, इस गुफा में, एट द फुट ऑफ द माउंटेन, ये जो इस पर्वत के जो एक तरह से नीचे की तरफ जो एक गुफा बनी हुई है, ड्वेल्स ए स्पिरिट, वहाँ पर एक आत्मा रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, पेंटर ने ताली बजाई हाथों से, एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन, और जो गुफा का दरवाज़ा था वो खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडिड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, तो जो इनसाइड थी उसके अंदर गुफा का जो नज़ारा देखने को मिला वो बहुत शानदार था, स्प्लेंडिड था। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे, कृपया, यानी वो एक तरह से आज्ञा मांग रहा है। योर मैजेस्टी का मतलब हो जाता है कि एक तरीके से किसी राजा से जब भी हम कहते हैं कि अगर आपका हुक्म हो तो मैं जो हूँ उसके आपको दिखा दूँ। द पेंटर एंटर द केव, और उसके बाद में जो पेंटर था वो उस गुफा में एंटर कर गया, प्रवेश कर गया। बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, पर जो प्रवेश था उसका जो रास्ता था, दरवाज़ा था, वो एक तरह से उसके अंदर घुसने के बाद बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर ए वर्ड,
और इससे पहले कि एस्टोनिस्ड, हैरानी में पड़ा हुआ जो राजा था, हैरानी में पड़ गए वो देखकर, तो कुड मूव, हिल पाते और अटर ए वर्ड, एक शब्द भी बोल पाते। द पेंटिंग हैड वानिस्ड फ्रॉम द वॉल, जो पेंटिंग थी वो भी वैनिश हो गई। कहाँ से? वॉल से, दीवार से गायब हो गई। नॉट ए ट्रेस ऑफ यूजवाजीज ब्रश वॉज लेफ्ट, और इसके साथ साथ न सिर्फ पेंटिंग गायब हुई, वैनिश हो गई वहाँ से, बल्कि उसके साथ साथ वुड याजी का जो ब्रश था उसका कोई एक मार्क भी वहाँ पर बचा नहीं रहा। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और उसके बाद में वो जो कलाकार था वुड याजी, वो भी इस संसार में दोबारा नहीं देखा गया। Such stories played an important part in China's classical education. इस प्रकार की कहानियाँ जो हैं वो चाइना की जो पारंपरिक, जो कि प्राचीनतम शिक्षा रही है, क्लासिकल शास्त्रीय शिक्षा रही है, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। द बुक्स ऑफ द कन्फ्यूशियस एंड ज़ुआंगजी आर फुल ऑफ दैम, कन्फ्यूशियस की जो किताबें हैं, ज़ुआंगजी की जो किताबें हैं, वो इनसे भरी पड़ी हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिप्लिन इन द राइट डायरेक्शन, क्या हेल्प करती हैं? वो जो भी मास्टर होते हैं उनकी अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को मार्गदर्शन करने में, सही दिशा में मार्गदर्शन करने में उन्होंने हेल्प की। बियॉन्ड द एनेक्डोट दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट, इसके साथ साथ जो भी ये सारी की सारी आपकी कवि ये लिखी हुई हैं, पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई थी, ये बहुत कुछ बता रही होती हैं उस समय के बारे में। तो ये एनेक्डोट का मतलब होता है मनोरंजक कथा या फिर एन अम्यूजिंग स्टोरी। तो इन मनोरंजन कथाओं के अलावा दे आर डीपलिंग, वे क्या बता रही होती हैं? ऑफ द स्पिरिट, उस आत्मा के बारे में, इन विच द आर्ट वाज कंसिडर्ड, जिसमें कि ये जो कला है वो बनाई गई थी। कंट्रास्ट दिस स्टोरी और अनदर फेमस वन अबाउट ए पेंटर हु वुडंट ड्रॉ द आई ऑफ ए ड्रैगन ही हैड पेंटेड। तो इसी से मिलती जुलती एक कथा है, एक कहानी है, एक दूसरी कहानी है जो बहुत ही प्रसिद्ध रही है एक पेंटर के बारे में, जिसने तो एक ड्रैगन तो बनाया, उसकी पेंटिंग बनाई, परंतु उसकी आंख ड्रॉ नहीं की, क्योंकि ही हैड पेंटेड, उसने जो बनाई थी फॉर फियर, उसे ये डर था, इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, अगर वो उसकी आंख ड्रॉ कर देगा तो वो जो ड्रैगन है वो उस पेंटिंग से उड़ जाएगा। With an old story from my native Flanders that I find most representative of Western painting. तो ये जो है एक बहुत ही पुरानी कहानी है, मेरे नेटिव कह देते हैं एक तरीके से, जो कि आपके रहने वाला एक स्थान होता है जहाँ के आप रहने वाले होते हैं, मूल निवासी। तो वहाँ पे फ्लैंडर्स रहे हैं, जिनको जानते हैं पे जो ऑथर हैं, दैट आई फाइंड, जो मैं पाता हूँ, मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव, बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ से मिलती जुलती है, इसका प्रतिनिधित्व करती है, ऑफ द वेस्टर्न पेंटिंग, यूरोपीय पेंटिंग का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसी एक पेंटिंग के बारे में मैं बताता हूँ, एक स्टोरी सुनाता हूँ। जो हमने अभी तक पढ़ा वो चाइनीज़ था, अब यूरोपीय। इन 15th century, Antwerp, a master blacksmith called Quentin Matisses fell in love with a painter's daughter. अब 15वीं शताब्दी में एंटवर्प एक मास्टर था, एक ब्लैकस्मिथ जो कहा जाता है, एक लोहार को कहा जाता है, उसका नाम था क्विंटन, उसका ब्लैकस्मिथ था एंटवर्प नाम का, और उसके पास में क्विंटन मैटिसेस था। तो क्विंटन मैटिसेस जो था वो किससे? एक कुशल लोहार था और एक चित्रकार की लड़की से वो प्रेम करने लगा। ठीक है, तो ये ब्लैकस्मिथ का ही नाम है, क्विंटन मैटिसेस। तो वो एक चित्रकार की बेटी से प्रेम करने लगा। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट हिज सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन। तो एक जो फादर जो उसका था, वो उसे क्या था कि वो किसी को भी ऐसे प्रोफेशन में, जो कि लोहार है, उसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा, अपने दामाद के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो नहीं करा, तो इस पर क्या रहा, क्विंटन जो थे स्नीक्ड इनटू द पेंटर स्टूडियो। तो क्विंटन जो थे, जो कि चित्रकार की बेटी से प्रेम करते थे, तो उन्होंने क्या किया, एक दिन वो पेंटर के स्टूडियो में, यानी अपने होने वाले ससुर के स्टूडियो में चले गए। पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, और जो कोई भी वो इस टाइम पेंटिंग बना रहे थे, उसका जो पैनल उसने तैयार किया हुआ था, उस पर उन्होंने एक मक्खी बना दी, उसकी पेंटिंग बना दी विथ सच डेलिकेट रियलिज्म दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वेट इट अवे बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। तो उसने क्या करा, इतने ज़्यादा सूक्ष्म यथार्थवादिता से, इतनी सच्ची वो प्रतीत हो रही थी जैसे सच में बैठी हुई हो, बिल्कुल लग नहीं रहा था कहीं से भी वो पेंटिंग है। तो उसका जो मास्टर था
मास्टर यानी उसे बनाने वाला जो था, यानी जिससे वो प्रेम करते थे, उसके जो फादर थे, तो उन्होंने उसे कोशिश भी की कि उसको किसी तरीके से हटा दिया जाए इससे पहले कि वो रियलाइज़ कर पाते। उन्होंने इसे रियलाइज़ कर लिया हटाने से पहले। व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ था। क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो। क्विंटन जो एकदम से एडमिट उसने कर लिया और उसके स्टूडियो में एकदम से वहाँ पर प्रकट हो गए। फिर उसके बाद में वो इससे इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे कि उसने इतनी अच्छी वो मक्खी जो है वो उसकी पेंटिंग बनाई थी कि वो बिल्कुल ओरिजिनल लग रही थी। तो ही मैरिड इज़ बिलव्ड। उसकी इस पेंटिंग को देखकर उसने बिल्कुल उसको शादी के लिए वो तैयार हो गए उनके फादर। तो उससे उसकी प्रेमिका से शादी हो गई। वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज। और उसके बाद में क्या रहा, क्विंटन जो है वो उस टाइम के अपने जो युग था उसके बहुत ही प्रसिद्ध पेंटर बन गए। उनमें से एक उनका भी नाम गिना जाने लगा। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve: a perfect illusionistic likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia. तो ये दोनों की दोनों कहानियाँ किस तरीके का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। Each form of art is trying to achieve, दोनों ही अलग अलग तरीके की जो आर्ट हैं, कला के बारे में बताने की कोशिश कर रही हैं हमें। ए परफेक्ट, एक तो बिल्कुल परफेक्ट है जिसमें कोई गलती नहीं है। एक इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप, कि यूरोप में जो भी पेंटिंग बनाई जाती थी वो इतनी ज़्यादा बिल्कुल लगती थी, इल्यूजन पैदा करती थी, भ्रम पैदा करती थी कि बिल्कुल ओरिजिनल लगती थी, कि असलियत में और पेंटिंग में फ़र्क नहीं पता चलता था। दी एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, जबकि एशिया में, क्योंकि चाइनीज़ बताई गई है तो एशिया में ही चाइना है, तो एशियन जो पेंटिंग्स होती थी उनमें आंतरिक जीवन का और आत्मा का सार हुआ करता था। यानी उनके अंदर एक तरीके की ऐसा लगता था कि जैसे कोई स्पिरिट है, कोई आत्मा है, इस प्रकार का वो आभास देती थी। अब दूसरा, इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशंस ए पेंटिंग एंड अप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस। तो चाइनीज़ स्टोरी में एम्परर जो है उसने एक पेंटिंग जो बनाने के लिए कहा और उसकी आउटर अपीयरेंस, जो उसकी बाहरी बनावट थी, उसकी तारीफ भी की। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। परंतु जब कलाकार ने कहा कि वह उसे इस कला का जो अपने काम किया है उसका सच्चा अर्थ दिखाना चाहता है, बताना चाहता है। द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कंकर्ड बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। जो राजा था वो अपनी टेरिटरी पर बिल्कुल राज करता ही था। ही हैज़ कंकर्ड, जो भी उसने जीता हुआ था। बट ओनली द आर्टिस्ट, परंतु सिर्फ वो कलाकार था जो जानता था उसके अंदर जाने का रास्ता। लेट मी शो द वे द डाओ। तो डाओ जो था उन्होंने ये कहा कि मुझे जो है वो इसका रास्ता आपको दिखाने दो। ए वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड, एक ऐसा शब्द जिससे अर्थ निकलता है दोनों ही रास्ते का भी और उस तरीके का भी। एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, और इसी के साथ साथ रहस्यमयी काम जो भी इस संसार के हैं उसके ब्रह्मांड के बारे में भी मिस्ट्री बन जाती है। द पेंटिंग इज गॉन, इसके साथ साथ जो पेंटिंग है वो गायब हो जाती है। बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड दिस हिज गोल, परंतु जो कलाकार होता है वो अपने उद्देश्य तक पहुंच जाता है। बियॉन्ड एनी मटीरियल अपीयरेंस, वो अब किसी भी भौतिकतावादी आकृति के बजाय उससे बाहर जाकर अपने फाइनल गोल तक पहुंच जाता है। ए क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मेंट टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू। एक क्लासिकल, एक बिल्कुल शास्त्रीय जो चाइनीज लैंडस्केप बना हुआ होता है उसका मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि एक्चुअल व्यू को रिप्रोड्यूस कर देना, यानी उसे ज्यों का त्यों बना देना। एज वुड ए वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जबकि एक यूरोपीय, एक पाश्चात्य जो फिगरेटिव पेंटिंग होती है वो ऐसा करती है, वो चीज़ों को हूबहू बना देती है जैसे कि असली में और पेंटिंग में फ़र्क ही ना दिखाई दे। Whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly he saw it. जबकि जो यूरोपियन पेंटर होता है वो ये चाहता है कि आप जो हैं वो उसकी आंखें जो हैं उधार ले लें एंड लुक एट ए पर्टिकुलर लैंडस्केप, और एक विशेष लैंडस्केप को एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही देखें एज ही सॉ इट, जैसा कि वो इसे देखता है फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, किसी एक विशेष एंगल से। द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट, जबकि चाइनीज पेंटर जो होता है वो एक
एक सिर्फ सिंगल व्यू पॉइंट, एक दृष्टिकोण जो होता है वो इसका सिंगल चूज नहीं करता है, यानी सिर्फ अपना व्यू पॉइंट नहीं बताता है। हिज लैंडस्केप इज नॉट ए रियल वन, उसका लैंडस्केप वास्तविक नहीं होता है। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, आप इसमें अपनी मर्जी से कहीं से भी एंटर कर सकते हो। देन ट्रेवल इन इट, और इसमें यात्रा कर सकते हो, घूम सकते हो। द आर्टिस्ट क्रिएट्स ए पाथ फॉर योर आइज टू ट्रेवल अप एंड डाउन, आर्टिस्ट जो है वो एक ऐसा रास्ता तैयार करता है आपकी आंखों के लिए, ताकि आप ऊपर नीचे कहीं भी ट्रैवल कर सको। देन बैक अगेन, तब आप वापस आ जाओ इन ए लेजरली मूवमेंट, और उसके बाद में आप एक बिल्कुल लेजरली आरामदायक गति में, मतलब बिल्कुल आराम के साथ आप घूम फिर कर वापस आ जाओ। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, ये और भी ज़्यादा वास्तविक लगता है। हॉरिजॉन्टल कह देते हैं कि एक तरीके से स्क्रॉल किया जाना, यानी उसको लपेट के रखा जाने वाला ऐसी चीज़ होती है। इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, जिसमें जो एक्शन होता है पेंटिंग में वो धीरे से एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन की ओर पेंटिंग की तरफ खुल रहा होता है। देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन द अदर, उसके बाद में उसको लपेट कर मूव कराया जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक। एड्स ए डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज़ अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, एक समय का एक ऐसा पहलू होता है जो कि बिल्कुल अज्ञात होता है पेंटिंग में, एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, किसी दूसरे प्रकार की पेंटिंग में अज्ञात होता है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, इसमें जो देखने वाले दर्शक होते हैं उनके बिल्कुल सक्रिय भागीदारी की रिक्वायरमेंट होती है कि उनको ऐसा करना ही चाहिए, उसकी ज़रूरत होती है। Who decides at what pace he will travel through the painting, जो ये फैसला लेता है कि किस गति से वो इस पेंटिंग में ट्रैवल करेगा। ए पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल, एक ऐसी सहभागिता होनी चाहिए दर्शक की जो कि शारीरिक भी हो उसकी और मानसिक भी हो। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज, एक चाइनीज पेंटर नहीं चाहता है कि आप उसकी आंखें उधार लें। He wants you to enter his mind, वो ये चाहता है कि आप अपने दिमाग से उसमें प्रवेश करें, यानी आप अपनी आंखों से उसे देखें, आपका अपना व्यू पॉइंट हो उसे देखने में। द लैंडस्केप इज इन एन इनर वन, स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस, द लैंडस्केप, जो लैंडस्केप वो बनाता है वो एक आंतरिक भाव रखता है, एक आध्यात्मिक भाव रखता है, एक कॉन्सेप्चुअल स्पेस उसमें होता है, यानी अवधारणात्मक जगह स्पेस उसमें होता है, यानी आपकी अपनी कॉन्सेप्ट होती है, कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है वो। ठीक है, तो ये इन दोनों के अंदर अंतर आ जाएगा सारे ही पूरी के पूरे डिस्क्रिप्शन में, चाइनीज लैंडस्केप, चाइनीज पेंटिंग में और यूरोपियन पेंटिंग में। इसके बाद दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज शेंशुई, लिटरली माउंटेन वाटर, तो यही कॉन्सेप्ट अवधारणा व्यक्त की गई है शेंशुई में, इसका लिटरली शाब्दिक अर्थ होता है माउंटेन वाटर, यानी पर्वत का पानी। विच यूज्ड टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप, जिसे साथ में जोड़कर प्रयोग किया जाता है लैंडस्केप वर्ड के साथ। ठीक है, मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, these represent two complementary poles reflecting the Joist view of the universe. इसमें किया जाता है दो एलिमेंट, एक इमेज के दो तत्व से भी ज्यादा। These represent, वे प्रतिनिधित्व करते हैं, टू कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के पूरक दो ध्रुवों का, रिफ्लेक्टिंग द जॉइस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स, जॉइस्ट का जो ब्रह्मांड के बारे में दृष्टिकोण है उसका भी रिफ्लेक्ट, प्रतिबिंब, यानी एक तरीके से वो उसको दर्शाते हैं। द माउंटेन इज यांग, रीचिंग वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन, जो पर्वत होते हैं वो यांग हैं, रीचिंग वर्टिकली, जो कि कहाँ पहुँच रहे होते हैं, हेवन, स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। स्टेबल, वार्म एंड ड्राई इन द सन, बिल्कुल स्थिर हैं, गर्म हैं, शुष्क हैं, कहाँ, सन में, सूरज में। वाइल द वाटर इज यिन, ठीक है, माउंटेन को यिन कहा गया है और पानी को क्या कहा गया है, यिन, ये याद रखने हैं, माउंटेन इज यांग एंड वाटर इज यिन। हॉरिजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, क्या है वो, हॉरिजॉन्टल यानी ऊपर से नीचे की ओर है, रेस्टिंग ऑन द अर्थ क्या कर रहे होते हैं, वो पानी, पृथ्वी पर आराम कर रहे हैं। फ्लूइड, मॉइस्ट एंड कूल, बिल्कुल
फ्लूइड फॉर्म में होते हैं, द्रव फॉर्म में मॉइस्ट नमी से भरे हुए, कूल ठंडे। द इंटरेक्शन ऑफ द यिन, द रिसेप्टिव फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्स एनर्जी एंड इट्स काउंटर पार्ट यांग, एक्टिव एंड मैस्कुलिन। अब इसमें क्या है, इनकी अंतरक्रिया दिखाई जाती है। यिन की अंतरक्रिया, रिसेप्टिव होता है फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ द, जो भी हमारी ब्रह्मांड की ऊर्जा है उसका स्त्री वाला पक्ष होता है, स्त्री वाला पहलू। एंड इट्स काउंटर पार्ट, और इसका दूसरा जो काउंटर पार्ट होता है वो यांग होता है, एक्टिव सक्रिय, और ये होता है आपका पुरुषत्व को दर्शाने वाला। इज ऑफ द कोर्स ए फंडामेंटल नोशन ऑफ डाइज्म, और ये जो है वो डाइज्म का एक आधारभूत जो है नोशन होता है, वो उसके बारे में बताता है। What is often overlooked is an essential third element, और प्राय इसमें तीसरा मुख्य जो तत्व होता है उसको अनदेखा कर दिया जाता है, द मिडल वॉइड वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। तो जो इसका बीच का जो पार्ट होता है, इसमें क्या किया जाता है, तीसरे पक्ष को दिखाया जा रहा होता है। वॉइड का मतलब होता है इसमें VOID, यानी एम्प्टी, शून्य या रिक्त स्थान। तो तीसरे स्थान को बिल्कुल अनदेखा कर दिया जाता है। बहुत बार तीसरा एलिमेंट भी एसेंशियल है, तो जहां पर ये इंटरेक्शन यांग की और यिन की घटित होती है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक एंड प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। तो ये जो शून्य वाला स्थान होता है, इसकी तुलना जो है वो योगिक प्रैक्टिस, जो हम योगा में आसन करते हैं उसके अभ्यास, प्राणायाम के अभ्यास से की जा सकती है। उसकी तुलना ब्रेथ इन, तो ब्रीद इन का मतलब होता है सांस लेना, रिटेन रोक के रखना, ब्रीद आउट उसके बाद में सांस को छोड़ देना। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर्स। उसके बाद में जब हम सांस को छोड़ देते हैं, इज द वॉइड, वो शून्य होता है जहां पर हमारी साधना जो है, मेडिटेशन जो है वो होती है। द मिडल वॉइड इज एसेंशियल, जो बीच वाला शून्य वाला रिक्त स्थान होता है वो आवश्यक है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, कुछ भी इसके बिना नहीं हो सकता। हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप। इसी तरीके से जो भी चाइनीज लैंडस्केप बनाए जाते हैं उसमें कुछ स्थान अनपेंटेड छोड़ा जाता है, सफ़ेद छोड़ा जाता है, बिल्कुल खाली, तो उसकी वही उपयोगिता होती है, उसका वही महत्व होता है। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स ए फंडामेंटल रोल। ये ऐसे भी है जहाँ पर मनुष्य जो है वो एक आधारभूत उसकी भूमिका ढूंढ लेता है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, उस जगह पर हेवन एंड अर्थ यानी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में ही बिकम्स द कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। वो क्या कर रहा होता है, कंड्यूट का मतलब है मीडियम यानी माध्यम, वो माध्यम बन जाता है किसका, दो पोल्स, जो भी हमारे ब्रह्मांड के जो दो ध्रुव हैं उनके बीच का माध्यम बन जाता है। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, उसकी उपस्थिति आवश्यक है। इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड, फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स। यहाँ तक कि इट्स ओनली सजेस्टेड, ये भी सुझाव दिया जाता है, फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट, खो जाने से तो बहुत दूर, या फिर ऑप्रेस्ड दबाया जाता है, बाय द लॉफ्टी पीक्स। इसका मतलब ये लॉफ्टी का मतलब है अति उच्च, यानी बहुत ज़्यादा ऊंचा। इसके बाद में पीक, पीक का मतलब है टॉप, ठीक है, सताया या दबाया जाता है, बहुत ही ऊंची ऊंची जो चोटियां होती हैं यानी ऊंचे शिखर से उसको दबाया जाता है। ही इज इन फ्रांसकोइस चैंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन द आई ऑफ द लैंडस्केप। तो फ्रांसकोइस चैंग्स में बहुत ही अद्भुत तरीके से इसकी अभिव्यक्ति की गई है कि ये जो जगह होती है वो लैंडस्केप की आंख होती है। कहाँ से लिया गया है ये पार्ट, एक्सेप्ट फ्रॉम लैंडस्केप ऑफ द सोल, एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज पेंटिंग स्लाइटली एडिटिव। तो ये वाला पार्ट यहाँ से लिया गया है। तो दो पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। कि आप इसमें क्या करते हैं, एक आउटसाइडर आर्ट है कि उसमें आपको गेटिंग इनसाइड, अंदर की तरफ से आउटसाइडर आर्ट की ओर जाना है। When French painter Jean Dubuffet mooted the concept of art brut in the 1940s, the art of the untrained visionary was of minor interest. जब एक फ्रेंच पेंटर जीन डुबुफेट ने क्या किया था, कॉन्सेप्ट एक लेकर आया था आर्ट ब्रूट इन 1940s में, तो उस टाइम पर अनट्रेन्ड यानी अप्रशिक्षित
जो विजनरी थी, उसकी कला जो थी वो बहुत ही कम लोगों के इंटरेस्ट की हुआ करती थी, बहुत कम लोग इसमें इंटरेस्ट लिया करते थे। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वील्ड बिगिनर्स, तो ये बिल्कुल पर्दे में थी लगभग। वील्ड का मतलब कहते हैं पर्दे में होना, बिगिनिंग्स बिल्कुल अपनी शुरुआती दौर में। आउटसाइडर आर्ट, बिल्कुल जो बाहरी कला है, हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया। इसके बाद में जो धीरे धीरे करके ये जो है वो बहुत जल्दी से ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समकालीन जो समय था उसमें ये जो कला थी वो बहुत जल्दी से लोगों के इंटरेस्ट एरिया बनती चली गई। दिस genre is described as the art of those who have no right to be artist। ये जो समय था, तो इस समय में क्या था कि इस समय में ज़्यादातर जीनर का मतलब कहते हैं पर्टिकुलर टाइप का, यानी विशेष प्रकार का, विशेष प्रकार से वर्णन किया जाता है ऐसी कला का। वे लोग जिनका आर्टिस्ट बनने पर कोई भी अधिकार नहीं था, यानी वो आर्टिस्ट थे ही नहीं। एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग, क्योंकि उन्होंने किसी प्रकार का कोई भी औपचारिक प्रशिक्षण इसका नहीं लिया था। येट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट, परंतु फिर भी उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया और अपनी आर्टिस्टिक अंतर्दृष्टि उसमें दिखाई। देयर वर्क्स आर स्टिमुलेटिंग कंट्रास्ट टू ए लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स। उनके काम जो हैं वो एक प्रकार से स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट प्रोत्साहित करते हैं, कंट्रास्ट बिल्कुल उसके साथ मिलते जुलते हैं। टू ए लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स, मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स का मतलब हो जाता है कि मुख्य धारा, मुख्य धारा से जो जुड़े हुए होते हैं। ऑफरिंग्स का मतलब उत्पाद, प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये हो जाता है कि कोई फॉर्मल ट्रेनिंग लेते हैं, फॉर्मल ट्रेनिंग करने के बाद जो भी वो बना पाते हैं, जो भी उनका आर्टिस्टिक वर्क होता है, ऐसे लोगों के काम की तुलना ऐसे लोगों के काम से भी की जा सकती है जिन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट से और अपनी आर्टिस्टिक इंसाइट से उनके काम भी बिल्कुल उनके बराबर के होते हैं। अराउंड द टाइम डुबुफेट वॉज प्रोपाउंडिंग इस कॉन्सेप्ट, उस समय पर जब डुबुफेट जो थे वो अपने इस कॉन्सेप्ट को प्रोपाउंड कर रहे थे, यानी सुझाव दे रहे थे इसका इन इंडिया, भारत में, एन अनट्यूटर्ड जीनियस वाज क्रिएटिंग पैराडाइज। उस समय पर एक बिल्कुल जीनियस, बिल्कुल मेधावी एक था कि वो एक अपना पैराडाइज, स्वर्ग बना रहा था, अप्रशिक्षित जीनियस। Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden sculpted with stone and, बहुत सालों पहले उसने एक जंगल का छोटा सा हिस्सा लिया और उसके बाद में उसे साफ करना शुरू कर दिया एक गार्डन बनाने के लिए। स्कल्प्टेड वैसे स्कल्पचर जो कहते हैं मूर्तिकार को कहते हैं, जो कि उसने पत्थरों से ये बना हुआ है रॉक गार्डन। स्कल्पचर मेड ऑफ ब्रोकन बैंगल्स बाय नेकचंद, इन्हीं के बारे में अब हम आगे के पार्ट में पढ़ेंगे। टूटी हुई चूड़ियों से इन्होंने ये सब बनाए हुए हैं। रिसाइकिल मटेरियल इज नोन टू द वर्ल्ड टुडे एज द रॉक गार्डन एज चंडीगढ़, कि उन्होंने कुछ स्टोन से, पत्थरों से और दोबारा प्रयोग में आ जाने वाले मटेरियल से संसार का आज जिसे हम रॉक गार्डन के नाम से जानते हैं, जो चंडीगढ़ में है, वो बनाया। इट्स 80-year old क्रिएटर डायरेक्टर नेकचंद, 80 साल ओल्ड क्रिएटर, इतने बूढ़े जो उसके रचनाकार हैं, डायरेक्टर, निदेशक हैं, नेकचंद इज नाउ हेल्ड एज इंडियाज बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द आउटसाइडर आर्ट। वे किस नाम से, कि उनको जाना जाता है भारत के सबसे बड़े योगदान देने वाले ऑफ आउटसाइडर आर्ट, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कि कोई भी प्रशिक्षण उसके लिए प्राप्त नहीं किया है और उन्होंने इस काम को किया है। ठीक है, तो उन्होंने वो काम इसमें किया था, इसी का ही इसमें बताया गया है। हेल्ड का मतलब है पुकारा गया या कहा गया। The 50th issue spring 2005 of Provision, a UK-based magazine pioneer in outside art publications, features नेकचंद। तो जो 15वां इशू आया था स्प्रिंग 2005 का ऑफ प्रोविजन में, यूके बेस्ड एक मैगजीन है, उसमें उन्होंने अपने आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशंस में उन्होंने नेकचंद को दिखाया हिज रॉक गार्डन स्कल्पचर, और उसके साथ उन्होंने उनके रॉक गार्डन की जो स्कल्पचर है उसको दिखाया। विमेन बाय द वाटरफॉल,
जो कि वाटरफॉल पे महिलाएं दिखाई गई हैं। ऑन इट्स एनिवर्सरी इश्यूज़ कवर, जो कि उनकी वर्षगांठ होती है उसका जो इश्यू निकाला था मैगजीन का, उसके कवर पेज पर उन्होंने उसे छापा। The notion of art brut or raw art was of works that were in their raw state as regards cultural and artistic influences। तो जो नोशन है आर्ट ब्रूट की, तो उसके बारे में यह रॉ आर्ट, एक बिल्कुल कहेंगे हम बिल्कुल रॉ फॉर्म में जो आर्ट होती है वो ऐसे काम होते हैं जिन्हें बिल्कुल रॉ फॉर्म में, बिल्कुल रॉ कह देते हैं कि कच्चा, एज रिगार्ड्स एज कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस, के उसको सांस्कृतिक और आर्टिस्टिक वे में इन्फ्लुएंसेस, उन प्रभावों को जाना जाता है उसके ऊपर। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम ए टिन टू ए सिंक टू ए ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटीरियल फॉर ए वर्क ऑफ आर्ट, कि कुछ भी और सब कुछ, एक टिन से लेकर एक टूटी एक सिंक तक, एक टिन से लेकर एक सिंक जहाँ बर्तन धुलते हैं उसके लिए, टू ए ब्रोकन डाउन कार, एक टूटी हुई कार से लेकर कुड बी मटीरियल, एक आर्ट के काम के लिए उसका कुछ भी सामान हो सकता है, सामग्री उसको बनाने की कुछ भी हो सकती है। समथिंग नेकचंद हैज़ टेकन टू डिजीइंग हाइट्स, तो ऐसा ही नेकचंद ने भी किया था। और इसके बाद में वो जो था, डिजीइंग का मतलब हो जाता है सिर चकराने वाली, सर चकराने वाली ऊंचाइयों तक उसे ले गए। रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस ए सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम, इस आर्ट को इस रूप में पहचाना गया कि एक आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी है। आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी, टेस्टिमनी का मतलब होता है प्रमाण, एक बिल्कुल बहुत ही अच्छी, बिल्कुल एक्सीलेंट, शानदार उन्होंने बनाया था, एक प्रमाण है उनके कि एक सिंगल आदमी, एक अकेला आदमी भी ऐसा कुछ बना सकता है जब वो अपना सपना सच करना चाहे, या फिर वो अपना सपना जब जीता है तो वो किस प्रकार से एक नई चीज़, एक नई कलाकृति बना देता है। The Swiss Commission for UNESCO will be honoring him by way of a European exposition of his works। स्विस कमीशन है जो यूनेस्को का, वो भी उसे सम्मान दे रही होंगी यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क्स के, उसके जो काम है उसके लिए उसे सम्मान दे रही होंगी। द 5 month इंटरेक्शन शो, जो 5 महीने का इंटरेक्टिव शो रहा, एक तरीके से लोगों के बीच में पारस्परिक मेल जोल के लिए एक शो लगाया गया 5 महीने का। रियलम ऑफ नेकचंद, बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम्स इन स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, जो बेल्जियम है, स्विट्ज़रलैंड बेल्जियम में म्यूजियम्स में, अजायब घरों में भी दिखाया जाएगा। अक्टूबर में शुरू हो गया था। फ्रांस एंड इटली, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली में भी। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज़ वॉकिंग थ्रू द गार्डन, कि सबसे बड़ा जो रिवॉर्ड है, तो इसमें नेकचंद ने उसमें क्या कहा था, नेकचंद उसमें एक कहते हैं कि सबसे बड़ा जो मेरा इनाम है, इज़ वॉकिंग थ्रू द गार्डन, इस गार्डन में घूमना, एंड सीइंग पीपल, लोगों को देखना, एंजॉय माय क्रिएशन, मेरी रचनाओं का आनंद लेते हुए देखना ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है, मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। वृंदा सूरी, हिंदुस्तान टाइम्स, 28 अगस्त 2005 में यहाँ पब्लिश हुआ था हिंदुस्तान टाइम में। ये जो आपको पढ़ने को मिला मटेरियल, ये सारा वहाँ पर पब्लिश हुआ था। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा चैप्टर हो गया। इसमें आपने विभिन्न प्रकार की पेंटिंग्स के बारे में जाना, चाइनीज़ पेंटिंग्स, यूरोपियन पेंटिंग्स के बारे में जाना, शेंशुई आर्ट, यांग ओरियन के बारे में जाना, प्राणायाम के बारे में जाना कि उसको किस तरीके से कंट्रास्ट किया गया है शेंशुई के साथ में, उस कला के विषय में। और तीसरा हमने नेकचंद के बारे में जाना, जो कि इनबॉर्न आर्टिस्ट नहीं थे, उन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग उसकी नहीं ली थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने संसार की बहुत बड़ी कलाकृति रॉक गार्डन का निर्माण कर दिया। आई होप बहुत अच्छे से आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।